हिंदी साहित्य की सरस, रोचक और सशक्त कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रवासी वरिष्ठ साहित्यकार कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई कहानी हिजड़ा। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। घोड़ी पे चढ़ के आज बन्ना दुल्हन को लाया, गौरी गणेश मना ल्योरी, माँ को ध्याओरी की बन्ना दुल्हन को लाया। आए, कहाँ छुपाई है बहुरानी, निकालो री निकालो। बनने की अम्मा, मैं भी मुंह दिखाई का हक रखती हूँ। दादी आवें, नानी आवें, आज हमारी भी सुनवाई करें। जोर जोर से तालियां बजाता और ढोलक पर थाप दे रहा एक पतला दुबला साथी लिए हिजड़ा सुबह सुबह आधम का। मेहमान नाश्ते पर जुटे थे। स्त्रियां सजी सवरी रसोई से आंगन, आंगन से रसोई नाप रही थीं। बेड़मी, कचौरी, हलवा, मलाई पान एक एक का नाम लेकर मनोहार करती। और लीजिए ना प्लीज़, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। लखनवी खातिरदारी की मिसाल नहीं। और फिर लड़के की शादी। राहुल और करिश्मा की शादी अभी कल ही हुई थी। हफ्ते से पूरा घर मेहमानों की चहल पहल से भरा था। आज ही रात को रिसेप्शन होगा। राहुल नहा कर निकला है अभी अभी। घर में बहू की अगवानी, कंगना खेलने आदि की रस्में अभी बाकी हैं। मैं, राहुल की बड़ी मौसी, करिश्मा को तैयार करवा रही हूँ। ढोलक की तालबद्ध आवाज़ से सब चौंक उठते हैं। जो खा पी चुके थे बाहर बरामदे में जा बैठे। राहुल की दादी जी उर्फ बीबी का हुक्म हुआ, दूल्हा दुल्हन को बैठाकर हिजड़े से नज़र उतरवा लो। स्वयं भी वो सज धज कर बाहर कुर्सी पर ले आई गईं। उन्होंने हाथ में मखमल की लाल थैली पकड़ रखी थी। कुछ वर्षों से पहिए वाली कुर्सी ही उनका एकमात्र सहारा थी। लोग हंसी मखौल कर रहे थे। हिजड़े की खिंचाई हो रही थी। वो अंग्रेजी में जवाब दे रहा था, एक्सक्यूज़ मी, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। सुनने वाले इस पर भी हंस रहे थे। यार, हिजड़ा भी अंग्रेजी सीख गया है, क्या ज़माना आ गया है। फिल्में जो ना करा दें थोड़ा। हिजड़ा मर्दानी परंतु सुरीली आवाज़ में गाता है, हरियाला बन्ना लाडला BMW पे मचला जाए। बन्ने के चाचा हैं लखपतिया, चाची का प्यारा लाडला BMW पे मचला जाए। सुनकर राहुल के चाचा रंग में आ गए और बोले, भाई ये तो बड़ी ऊंची छलांग है। हमारे ज़माने में तो सिर्फ मोटरसाइकिल पर मचलते थे बन्ने। आए हाय, जरा शर्म करो। दुल्हन लाओगे करोड़पतियों के घर से तो उसे फटफटिया पर बैठाओगे चाचा जानी। हिजड़ा अभिनेता राजकुमार की नकल उतारकर उसी स्वर में बोला। राहुल के चाचा जानी कब चुप रहने वाले भला। BMW पता भी है किसे कहते हैं। बड़े आए अंग्रेजी वाले, तुम तो इम्तहान पर से उठ गए थे। मैंने तो BA पास किया है पक्का, हाँ। डिग्री रखती हूँ, डिग्री लिटरेचर में, हाँ। और वो कूल्हे मटका कर ताली बजाता है हिंजड़ों वाली। घर का पुराना नौकर राम लुभावन बोला, अकेली क्यों आई है, दो चार को संग लाती तो नाच जरा जमता। आए, आजकल मुझे पार्टनरशिप का ज़माना नहीं है, एजेंट को भी देना पड़े है और नहीं तो। कहकर उसने लॉन में खड़े माली की ओर भवें मटका कर इशारा किया। फिर बोला, पहले तो मुझे बीड़ी सिगरेट से खुश हो जावे थे, अब इम्पोर्टेड बियर का डिब्बा मांगे हैं पीने को। देसी कहो तो नाक की बोतल से कम बात नहीं करते। मैं दूल्हा दुल्हन को लिए दरवाजे में खड़ी थी। सामने राहुल का दोस्त कैमरा साधे वीडियो खींच रहा था। हमें आया देखकर अगली कतार में कुर्सियां खाली कर दी गईं। मेरी बहन, राहुल की माँ भी रसोई में से निकल कर आ गई। हिजड़ा ज़ोर ज़ोर से ठुमका लगाकर नाचने लगा। उसका थुलथुल बदन थिरकने लगा। ढोलक की थाप रंग पकड़ती गई। काला पक्का रंग, भरी हुई देह, करीब 60-65 की उम्र। खूब काले बालों के जूड़े पर बेला के फूलों का ताज़ा गजरा, नकली हैंडलूम की टेरीकॉट की साड़ी और उसी के लाल रंग की पूरी बाह की कुर्ती जिससे शरीर का अंग न झलके। आँखों पर काले शीशों का चश्मा चढ़ा था। गले में भौंडी सी नकली मोतियों की दोहरी माला, हाथ में मर्दानी घड़ी और दूसरे हाथ में मौली बांधे था। मैंने मन में सोचा, देखो मुँहे को, बाएं हाथ में मौली बांधे है औरतों की तरह, जैसे औरत होने का सबूत चाहिए दुनिया के वास्ते। हिजड़ों को साड़ी का पल्ला संभालना तो कभी आया ही नहीं सदियों से। इसने भी सीधे पल्ले से साड़ी बांधी थी और छोटा सा पेट ढकने तक का पल्ला बीच से कंधे पर संभाल रखा था। बार बार उसे उठाकर पसीना पोंछता था। गोया उसका उद्देश्य वक्ष ढकना नहीं, अपितु
कंधे के गमछे की तरह प्रयोग करना हो। उसका पूरा चेहरा चेचक के गहरे दागों से भरा था। राहुल के चाचा फिर चमके, बोले, क्या यार, इतना बदसूरत हिजड़ा, पूरा वीडियो ही खराब कर दिया। अब क्या कमी है मुझ में, जरा सुनूं तो। ठिगनी सी चाची की ओर कटाक्ष करके हिजड़ा बोला। लंबी ऊंची हूँ, चिकनी चुपड़ी हूँ। सचमुच उसके गालों पर दाढ़ी की छाया नहीं दिख रही थी। और अंधेरे में गोरा काला क्या पता चले हैं। बेड में तो मैं भी लेस वाली नाइटी पहनती हूँ। हाँ। लोग इशारा समझकर हंस हंस कर दोहरे हो गए। चाचा फिर पछाड़े हो गए थे। हिजड़ा भर पेट हंसा रहा था। आगे बोला, अरे तुमसे तो मुझे यूँ भी शादी नहीं करनी, जरा बनने की चाची से जाकर पूछो। एक को तो तुम निभा नहीं पा रहे अब। कहते कहते वो फिर नाचने लगा। टटपुंजियों से ना अखियाँ मिलाना, टटपुंजियों का है घर ना ठिकाना। इतने शोरगुल में भी मेरा ध्यान राग रंग में डूब नहीं रहा था। कहीं कोई तार अवचेतन में ढीला लटक रहा है, उसमें से चिंगारियाँ छूट रही हैं, कनेक्शन मांग रहा है। मेरी आत्मा यादों की गहराइयों में गोता लगाकर कुछ ढूंढ लाना चाहती है, उससे घुटन हो रही है। गाने की धुन एक और गाने से जा टकराती है, जिसे रागनी गाया करती थी। रागनी? हाँ, रागनी श्रीवास्तव। ये हिजड़ा बिल्कुल उसी की तरह काला है। उसके भी सारे मुंह पर चेचक के गहरे दाग थे। उसकी एक आंख चेचक खा गई थी और उसकी पुतली पर सफ़ेद झिल्ली थी। मुझसे लंबी और पतली थी। उसकी बाहों पर घने बाल थे। उस ज़माने में ब्यूटी सैलून नहीं हुआ करते थे। अक्सर हंसती थी कि उसे भगवान ने गलती से लड़की बना दिया। रागिनी, कोकिल कंठी रागिनी। कितनी कुरूप थी, मगर हमारे मंच का कोई कार्यक्रम उसके बिना सटीक ना बैठता था। क्या मस्त तबला बजाती थी, क्या सितार पर गतें निकालती थी। अक्सर संगीत की अध्यापिका सुधा घोषाल अनुपस्थित हो जाती थी। हम उससे असावरी का झाला बजाने को कहते। इतिहास की श्रीमती शीला गुप्ता की नकल वो ऐसे निकालती थी कि यदि देखो ना तो असली नकली का फ़र्क ही ना पता चले। कोई फिल्म देखकर आती, सारे डायलॉग अभिनेता पात्रों के स्वर में सुनाती। हिजड़े की मर्दानी आवाज़ फटे दूध की तरह वातावरण में बिखर रही है। नाना ने भेजी पालकी और नानी मोती हार, ये हमारी सुघर सलोनी नित्य नए सिंगार। मेरी विचार श्रृंखला पीछे की ओर मुड़ जाती है। नाना नानी कहाँ चले गए? कहीं सितारों में से देख रहे होंगे। कितनी साध थी हमारी अम्मा को राहुल की बहू लाने की। रोज़ मंसूबे बांधा करती थीं, बिना बात बनने घोड़ियाँ गाने लगती थीं। पिछले साल ही तो गुजर गई अचानक। काश एक बरस और रुक जाती। मेरी आंखों की नमी हिजड़ा भाप जाता है। मेरे सामने आकर दामन पसार कर बधाई गाता है। उसके ठुमके के साथ उसकी भवें नाचती हैं। रागनी भी भवें नचाती थी। कानी आँख थी तो भी उसकी भवें लहरों से डोलती थीं। चेचक के गहरे दागों से भरी उसकी तीखी नाक, पतले होंठ। उफ, कैसा था वो चेहरा, जैसे उसका कुरूप होना ही उसका सबसे बड़ा आकर्षण हो। हिजड़ा भोंडी सी आवाज़ में दुहाई देता है, नानी की बधाई, ये लंदन वाली देवें डबल लूँगी। मैं चुपचाप अंदर चली जाती हूँ। 500-500 के 2 नोट अम्मा बाबूजी की फ़ोटो से स्पर्श करा के लाती हूँ और उसकी झोली में डालती हूँ। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है। स्वर को संयत करके उसे आश्वासन देती हूँ, अगली बार डबल बधाई दूंगी। हिजड़ा रुपए को माथे से लगाकर ढोलक वाले के पास बैग में रखवाता है। इसके बाद आशीर्वादों की बौछार करता है। दूल्हा दुल्हन को संबोधित करके कहता है, सुन लिया मौसी का वचन, अब लड़का पैदा होगा तो डबल बधाई लूँगी। राहुल और करिश्मा का रंग लाल हो जाता है। मेरी बहन कहती है, अभी देर लगेगी, लड़की को पढ़ाई पूरी करनी है, साल बाकी है। अये काहे की देर, नींद तो कल रात को ही पड़ गई तुम्हारे पोते की। राम तेरी गंगा मैली हो गई। हाँ। हिजड़ा बिल्कुल मेरे पास खड़ा है। 1 मिनट के लिए गर्मी के कारण वो अपना काला चश्मा उतारता है और आंखें पोंछता है, फिर चश्मे के शीशों को पल्ले से रगड़ता है। मैं देखती हूँ उसकी एक आंख में जाला है। क्षण भर को मेरी धड़कन रुक जाती है। रागिनी बड़ी थी मुझसे, हम सबसे। उसके केवल 2 विषय मुझसे मिलते थे, संगीत और इतिहास। संगीत के समय वो सितार की क्लास में जाती थी और मैं गायन की क्लास में। अलबत्ता इतिहास के घंटे में उससे मुलाकात हो जाती थी, हफ्ते में बस 3 दिन। उससे ज़्यादा बातचीत नहीं थी हमारी। उसकी एक और अभिन्न सहेली थी पद्मा, सुंदर, गोरी और शादीशुदा। वो भी उम्र में बड़ी बड़ी लगती थी।
शायद 3 बरस से इंटर में फेल हो रही थी। दोनों अक्सर इतिहास की अध्यापिका शीला गुप्ता की डांट खाती थीं, क्योंकि क्लास में उनकी खुसर फुसर चलती ही रहती थी। इसके बावजूद रागिनी बराबर नोट्स लेती जाती। किस तरह वो लेक्चर और पद्मा की गप्पें एक साथ जज्ब करती जाती थी पता नहीं। उसकी लिखाई मोतियों जैसी होती थी। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि सामान्य विषय थे, मगर वो इन सब में सी कक्ष में थी और मैं ए कक्ष में। हमारी कोई बात नहीं मिलती थी। सुबह उसका रिक्शा भी मुझसे विपरीत दिशा से आता था। उसी ओर से अधिकांश बुरके वालियाँ भी कॉलेज आती थीं। मैंने मन में जैसे मान रखा था कि वो किसी मुसलमानी मोहल्ले में रहती होगी। उन दिनों मेरा शहरी भूगोल का ज्ञान अपने घर से कॉलेज और बाजार तक सीमित था। शहर के अन्य मोहल्लों के केवल नाम ज्ञात थे। इंसान की जीवन शैली पर उसके पर्यावरण का कितना प्रभाव होता है, ये उस समय मेरी समझ से परे था। मेरे रिक्शे में सुचिता दीदी भी आती थीं, जो उन दिनों बीए में पढ़ती थीं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2 सिटिंग्स में रखी गई थी, अतः उन्हें 8 बजे ही पहली सिटिंग के लिए स्कूल में आना होता था। नवंबर की ठंडी सुबह थी, परंतु मुझे भी उनके साथ आना पड़ा। स्कूल का विशाल प्रांगण एकदम खाली पड़ा था। जमादार झाड़ू लगा रहा था। हमारे कमरे अभी बंद पड़े थे। मैं फाटक के सामने मुंह करके लाइब्रेरी के चबूतरे पर बैठ गई। सुनहरी धूप कुछ ताप दे रही थी। एक एक करके अध्यापिकाएं आ रही थीं। फाटक पूरा खुला था ताकि उनके रिक्शे अध्यापिका कक्ष के ऐन दरवाजे तक। इतने में रागिनी आती दिखाई दी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई रागिनी? मेरी तो सुचिता दीदी का आज पेपर था पहली सिटिंग में। रागिनी गंभीर सी बनी पास आकर बैठ गई। बोली, जीजा के घर रहती हूँ ना, कभी कभी वो कचहरी जाते समय मोटरसाइकिल पर छोड़ देते हैं, रिक्शा के पैसे बच जाते हैं। तुम्हारे माँ बाप? तब इतनी भी अकल नहीं थी कि किसी से व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। रागिनी दूर तक देखती हुई बोलने लगी। डूबी सी आवाज़ में बोलती ही चली गई। माँ मर गई। जब सन 57 में चेचक फैली थी, हम लोगों को निकल आई। जिज्जी बच गई क्योंकि उसकी तो 2 बरस पहले शादी हो चुकी थी। वो यहाँ शहर में रहती थी। शीतला माता जब आती हैं बलि लेकर जाती हैं। मेरी माँ और छोटा भाई चल बसे। मेरी उम्र तब 15 साल की थी। मेरी भी सगाई हो चुकी थी। अगले साल शादी होनी थी। मैं अभागी थी सो बच गई। एक आंख भी जाती रही। फिर लड़के वाले आए और सगाई तोड़ गए। अगले बरस पिताजी ने मेरा नाम 9वीं कक्षा में लिखवा दिया। कुछ दिन बाद दौरे का बहाना करके मुझे पड़ोसन के घर छोड़ गए और पास के गांव से एक मोटी सी 20-22 साल की लड़की ब्याह लाए। उन्हें वारिस की प्रबल इच्छा थी। मैं पूर्ववत घर संभालती रही, खाना बनाती रही। वो पलंग पर बैठी बैठी सुपारी खाती थी और बात बात पर पिताजी की अनुपस्थिति में मुझे मारती थी। मैं बीमारी के कारण सूख कर कांटा रह गई थी। इस पर मोहल्ला भर मुझे अभागी कहता था। फिर उसको लड़का हुआ। मैंने समझा कि मेरा भाई वापस आ गया। मैं बेहद खुश हुई, पर डायन ने मुझे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने दिया। कहती थी कानी का साया तक ना पड़ने पाए। एक दिन लल्ला बहुत रो रहा था तो मैंने उठा लिया, क्योंकि वो नहा धो रही थी। इसके लिए उसने मुझे कपड़े धोने की पाटी से पीटा। मेरी बाँह की हड्डी टूट गई। तब जाकर मेरे पिताजी को होश आया। हड्डी जुड़वाने मुझे शहर लेकर आए। यहाँ हम जीजा के घर रहे। जिज्जी के 2 बच्चे हो गए थे और तीसरा पेट में था। दोनों बच्चे मुझसे हिल मिल गए। जीजा ने लल्ला का किस्सा सुना तो बोले कि 10वीं का इम्तहान मैं यहीं से दिलवा दूंगा। रोज़ कॉलेज जाएगी, आप इसे यहीं छोड़ जाओ। अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें। पिताजी झट तैयार हो गए। उनकी नई जवानी का मैं कांटा जो थी। जीजा एक बड़े वकील के दफ्तर में काम करते हैं। जिज्जी से 10 बरस बड़े हैं। ऊपरी आमदनी तनख्वाह से ज़्यादा है। पिताजी ने मुझे स्कूल की फ़ीस और 25 रुपया महीना भेजना तय किया और मैं तब से यहीं पड़ी हूँ। मैंने हिसाब लगाया, यदि सन 57 में वो 15 साल की थी तो अब सन 60 में 18-19 की हुई, यानी हमसे 4-1 साल बड़ी थी। मगर वो पद्मा की तरह फेल नहीं हुई थी। मैंने गदगद कंठ से कहा, तुम्हारे जीजा तो बड़े भले आदमी निकले। अब चैन से पढ़ लिख तो सकती हो, अपना भविष्य बना लोगी तो। कोई भले भले नहीं होते मर्द इस दुनिया में, सब मतलबी होते हैं। 4 बच्चों के संग जिज्जी अकेले थोड़े ही संभाल लेगी गृहस्थी। नौकर कोई है नहीं। सारा खाना मैं बनाती हूँ दोनों समय। रसोई में रहती हूँ तो किसी बाहर वाले के सामने नहीं जाना पड़ता। चली जाऊँ तो जीजा मेरा परिचय नौकरानी कहकर कराते हैं। जिज्जी भी इसका विरोध नहीं करती। पिताजी तो कभी कोई बात भी नहीं पूछते। अब एक पत्र भी नहीं आता।
स्कूल की फीस, महीना सब धीरे धीरे बंद कर दिया। उनके लिए तो मैं हूँ ही नहीं ना, फिर क्यों ना दूसरे फ़ायदा उठाएंगे। कैसे चलाती हो फिर? अब जीजा ही खिलाते पिलाते हैं, वही फीस भी दे रहे हैं, मगर फीस तो मैंने अकड़ कर ली है, जेब खर्च भी। जिज्जी ने कुछ नहीं कहा? उसे बताया ही नहीं है सब? कोई बदले में लिए बिना तुम पर क्यों खर्चेगा? जीजा की काली करतूत उसे बता दूं तो बेचारी जहर खाकर मर जाएगी। मेरा क्या है, मुझसे कोई शादी तो करेगा नहीं, ऐसे ही ठीक है। बस पढ़ाई ख़त्म कर लूँ, फिर कहीं दूर भाग जाऊंगी, किसी गांव में टीचर या सोशल वर्कर बन जाऊंगी। 100-200 कुछ तो मिलेगा ही। तुम्हें खुद को गंदा नहीं लगता? शुरू शुरू में बहुत रोती थी, पर अब इसे मज़ा आने लगा है ना? इसकी जिज्जी नहा धोकर इतर पाउडर लगाकर बिस्तर में जाती है और जीजा कोयले की कोठरी में टाट बिछाकर इसको रिझाता है। गोबर चट्टे को कंडों की खुशबू भाती है। ये पद्मा बोल रही थी, जो न जाने कब आ टपकी थी। रागनी घायल हृदय और पनीली हो गई कानी आँख से उसे असहाय उपालंब देती हुई घूर रही थी। मुझे अचानक अपनी गाय की याद आ गई, जिसकी पूंछ के नीचे कीड़े पड़ गए थे और वो दर्द के कारण मक्खियों व पक्षियों को उड़ा नहीं पाती थी। उसकी आंखों की मूक वेदना रागनी की आंखों में उतर आई थी। मुझे दोनों की बेचारगी और छटपटाहट एक जैसी लगी। पद्मा शरारती थी। रागनी ने एक बार बताया था कि उसकी शादी दहेज बचाने के खातिर अपने मौसा के विदुर भाई से कर दी गई थी। वो पद्मा से उम्र में 15 साल बड़े थे। पहली पत्नी से उनके 2 लड़के थे। पद्मा ने उन्हें संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 10वीं के इम्तिहान में अच्छे नंबर आए थे। पति को दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी चाहिए थी, अतः शादी के बाद इंटर में नाम लिखवा दिया और उसे पढ़ने दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर बच्चों के नाना उन्हें स्कूल की छुट्टी के समय अगवा करके ले गए। सारी जायदाद धरवा लेने की धमकी भी दे गए। इसी कलह कलेश में पद्मा फेल होती रही, पर हमेशा हंसती रहती थी, एकदम चिकना घड़ा थी। पद्मा की ठिठोली को टालते हुए मैंने रागिनी से पूछा, कुछ और हो गया तो क्या करोगी? पद्मा बीच में ही टपक पड़ी। मुझे बच्चों की तरह पुचकारती हुई बोली, अच्छा मुन्नी, अपना काम देखो। रागिनी की सेहत की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। जाओ बच्ची, पढ़ो लिखो। देखो, हम भी तो 3 साल से ठूंठ बैठे हैं, है ना? मैं भी कहाँ फंसी, राम ही बचाए इन औरतों से, क्या क्या खबरें रखती हैं। उस दिन हिंदी की अध्यापिका श्रीमती सहाय ने अकारण डांटा मुझे। बिहारी का दोहा था, भरत ढरत बूढ़त तिरत रहट धरी सो नैन। नैन शब्द रागिनी की कानी आँख और उसका आंसू भरा इतिहास दोहराने लगा था मेरे मस्तिष्क में। ध्यान बट गया था। सहाय दीदी ने मुझसे कुछ पूछा होगा, बस वो तो बरस पड़ी। देख रही हूँ तुम्हारी सोहबत खराब होती जा रही है। बाद में रागिनी ने बताया था कि सहाय दीदी के पति भी वकील थे, कायस्थ और वकील। क्या वो जानती थी इसको? किसी ने सच ही कहा है। खैर, खून खांसी खुशी इश्क मुश्क सुतमान, ये छुपाए ना छुपे कह गए पीर सुजान। हिजड़ा गा रहा था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। बीबी राहुल की दादी कहती हैं, एक कोई ढंग की बधाई गाओ। वो बड़े मधुर स्वर में गाता है, शेर मोती में वारूरी बनने पे, दादा तो वारे बनने मोहर अशरफी, दादी तो वारी वारी जाएरी बनने पे। बीबी 5,000 रुपये से राहुल और करिश्मा की नज़र उतार कर थैली हिजड़े को पकड़ाती हैं। वो उसे बैग के हवाले कर देता है, फिर अक्षत निकाल कर सब पर छिड़कता है। अये, बनिए का उधार कभी ना हुए, मगर हिजड़े का उधार सदा बना रहे। एक नारियल वो दुल्हन की झोली में डालता है, फिर उसके सिर पर हाथ फेरता है। बीबी चिल्लाती हैं, रह जाओ, छुओ नहीं। हिजड़ा ढिठाई से कहता है, अरे मेरा आशीर्वाद है, क्यों ना छूऊं? मैं कोई चूड़ी चमारी नहीं हूँ, श्रीवास्तव हूँ, हाँ, अमिताभ बच्चन की तरह। वो चुनरी पहनकर नाचे तो तुम हिजड़ा ना कहोगी माताजी, फोटो खिंचाओगी उसके संग। झूठ नहीं बोल रही। हिजड़ा बैग समेट कर कंधे पर लटका लेता है और ढोलक वाला ढोलक, दोनों मटक मटक कर वापस जा रहे हैं। मेरी आंखें फिर बरस रही हैं, परंतु इस बार माँ की याद में नहीं। अभी आप सुन रहे थे कादम्बरी मेहरा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी हिजड़ा, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो परिस्थितियों से दुखी होकर हिजड़ा बनने को विवश हो जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और दुखी भी कर गई होगी। कहानी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।